Assalamu alaikum. Welcome to Brains Spark. Today our topic is about relation of biology with other sciences. हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़े थे पहले लेक्चर में, जिसमें हमने तकरीबन जिस लेक्चर में हमने तकरीबन तमाम के ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि बायो का ताल्लुक दूसरे साइंसेस या साइंस के दूसरे ब्रांच के साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि बायो विदाउट अदर साइंस के ब्रांच के बगैर अधूरी है। क्योंकि जब भी आप बायो को समझोगे या पढ़ोगे तो आपको चाहिए कि आप जो साइंस के और ब्रांचेस है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि किस तरह और ब्रांचेस के बायो का और ब्रांचेस के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है दूसरे साइंसेस के साथ। तो फर्स्ट जो ब्रांच लिखी हुई है वो नाम से जाहिर है बायो एंड फिजिक्स। बायो नाम से जाहिर है कि बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग है, तो अगर हम लिविंग थिंग स्टडी करेंगे तो बायो में करेंगे। और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एनर्जी और मैटर के बारे में। लेकिन अगर वही जो मतलब फिजिक्स में हम लॉज पढ़ते हैं, मुख्तलिफ न्यूटन लॉज या लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, अगर उसी लॉज को या फिजिक्स की चीज भी प्रिंसिपल हो उसको अगर हम पढ़े चाहे में या वो यूज हो जाए किसी जानदार चीजें में, जानदार ऑर्गेनिज्म में, तो उसको फिर हम किस में पढ़ेंगे, बायो फिजिक्स में पढ़ेंगे। मतलब बायो मतलब जो चीज फिजिक्स का वो ला या वो कानून या वो चीज जो फिजिक्स से बनाई हुई हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर यूज हुई तो उसको हम फिर बायो फिजिक्स कहते हैं। हाँ, तो डिफिनेशन पर आएंगे, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना बाय यूजिंग लॉज ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। हम बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं जितनी भी फिजिक्स के लॉ होते हैं या जितनी प्रिंसिपल कवानीन उसके होते हैं, उनके बारे में जब हम उनको किसी जानदार में पढ़ेंगे तो उसको हम बायो फिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब सिटी स्कैन करना चाहते हो, अगर फर्ज करें आप किसी जानदार में किसी बीमारी को मालूम करना चाहते हो, तो आपको कई मशीनों की जरूरत पड़ सकती है। और जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, वो सारे फिजिक्स वालों ने बनाई हुई है। तो फर्ज करें अगर आप किसी जानदार के बारे में जानना चाहते हो या उसकी बीमारी को डायग्नोज करना चाहते हो तो आप सिटी स्कैन की हेल्प ले। लेकिन सिटी स्कैन की हेल्प आपने मतलब उस वक्त लोगे जब आप मतलब उसको बारे में जानते हो या उससे उससे मुख्तलिफ टेक्निक कर सकते हो। तो सिटी स्कैन बनाया क्योंकि फिजिक्स वालों ने, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बायो विदाउट फिजिक्स अधूरी है, क्योंकि आप फिजिक्स के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह जो ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट मतलब फर्ज करें जब आप डॉक्टर आपकी डायग्नोसिस करते हैं तो वो आपको सबसे पहले ये नहीं कहते कि आप में ये बीमारी मौजूद है, वो आप सबसे पहले आपसे कहते हैं कि आप ये टेस्ट दे कराओ। तो टेस्ट करवाना तो वो टेस्ट मालूम करना या उन चीजों को निकालना वो सारा किसका काम होता है, फिजिक्स वालों को। क्योंकि जितनी भी मशीनरीज बनाई हुई है वो फिजिक्स वालों ने बनाई हुई है। जिस मशीन से आप टेस्ट करवाना चाह रहे हो तो वो फिजिक्स वालों ने बनाई हुई है। फर्ज करें अगर वो मशीन ना होता तो डॉक्टर कभी आपको आपकी बीमारी नहीं बता सकता। हाँ, तो ये भी एक बड़ा बड़ा ताल्लुक है बायो और फिजिक्स के दरमियान। और जो नेक्स्ट वन है मोशन ऑफ फ्लूइड, क्योंकि हमें पता है कि हम जो जितनी भी मोशन मतलब दुनिया में हो, यूनिवर्स में हो रही है, हम सब मोशन के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये जानदार के अंदर अगर मोशन की बात की जाए, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया या मतलब जो किडनी का फिल्ट्रेशन का सिस्टम हो गया, तो वहां पर भी मतलब मुख्तलिफ फिजिक्स के लॉज कवानीन यूज होते हैं। जैसे ग्रेविटी वहां पर भी यूज हो सकती है, फोर्सेस वहां पर भी यूज हो सकती है। तो अगर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स के एक ब्रांच मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अगर वही मोशन जानदारों में हुआ तो फिर हम इसको बायो फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स के कानून तो यूज हो रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, जानदारों में। तो इस वजह से फिर हम इसको बायो फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसी तरह स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर मतलब यूज करते हैं चेकअप के लिए, तो अगर ये फिजिक्स वालों ने नहीं बनाया होता तो हम जानदारों के बारे में या डॉक्टर चेकअप किस तरह करवा देता। तो इस वजह से बायोलॉजी विदाउट अदर साइंसेस वो हम कह सकते हैं क्या अधूरी होती है। फिर हम आते हैं बायो केमिस्ट्री पर। बायो का नाम का लफ्ज से जाहिर है कि बायो मतलब लाइफ या लिविंग।
लिविंग ऑर्गेनिज्म। और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर के कंपोजिशन किस तरह ये बनी हुई है और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बनी हुई है। अगर हम सिर्फ मैटर की स्ट्रक्चर या कंपोजिशन विदाउट लिविंग पढ़ रहे होते तो हम उसको केमिस्ट्री में पढ़ते थे। लेकिन अगर उसी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर या मुख्तलिफ जितनी भी रिएक्शन हो रहे होते जानदारों के बगैर, मतलब जानदारों की बॉडीज में नहीं हो रहे थे, तो उसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अगर वही रिएक्शन या जितनी भी मैटर यूज हो रहे थे, इस्तेमाल हो रहे थे, जितनी भी केमिकल कंपाउंड जानदारों में, तो फिर उसी कंपाउंड को हम कहां पर पढ़ेंगे, बायो केमिस्ट्री में। तो हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अगर हम किसी कंपाउंड के बारे में मतलब पढ़ रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है, वो किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, और वो कंपाउंड या जो भी केमिकल वो लिविंग में मौजूद हो, तो उसको फिर हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। या कभी मतलब केमिकल प्रोसेस, जैसे मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जानवरों में होते हैं या इंसानों में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर किसी जानदार में हो रही हो तो फिर हम इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे हम अगर ग्लूकोज एक एनर्जी सोर्स है किसी भी जानदार का, खास तौर पर ह्यूमन का, तो उसको हम एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब ऑर्गेनिज्म में यूज होते हैं। तो अगर हम अभी अब ग्लूकोज के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, न कि हम सिर्फ केमिस्ट्री में, क्योंकि ये एक तो मतलब बिल्कुल कंपाउंड है, और कंपाउंड हम कंपाउंड एलिमेंट या जितनी एलिमेंट्स की बात की जाए या जितनी मेटल की बात की जाए वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अगर वही कंपाउंड जानदारों में यूज हो रही होती तो हम इसको बायो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फर्स्ट करिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को बायो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। या जो प्रोटीन है वो भी एक केमिकल कंपाउंड है जो जानदारों में पाई जाती है, और ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं जानदारों में, तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, बायो केमिस्ट्री में। या जितना इसके प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या करता है, किस चीज से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है, तो इस सब को हम बायो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। या केमिकल प्रोसेस के मुराद है कि जितने भी रिएक्शन जानदारों में हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना। हम जब पढ़ेंगे या रिएक्शन किस तरह हो रही है, किस तरह प्रोसीड हो रही है, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे लिखी हुई है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक अहम प्रोसेस होता है जो तकरीबन तमाम जानवरों में रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि रिस्पायरेशन में क्या होता है कि सेल के अंदर खुराक की ब्रेकडाउन होती है, और जब खुराक की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो हमें एनर्जी देता है। उसी एनर्जी को फिर हम यूज करते हैं, उससे मुख्तलिफ काम लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब केमिकल रिएक्शन के होते हुए फिर हमें एनर्जी हासिल होती है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, क्रेब्स साइकिल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो मुख्तलिफ स्टेप से गुजरते हुए फिर हमें एक एनर्जी जिससे हमें फिर एनर्जी मिलती है। तो ये एक रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन जानदार में नहीं होता तो फिर हम सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ देते, लेकिन ये रिएक्शन अब कहाँ हो रहा है, किसी जानदार चीज में हो रहा है, किसी लिविंग में हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है, तो फिर इस वजह से हम इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसी तरह फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो भी पौधों में होता है, पौधे भी हम कहते हैं कि वो भी लिविंग है। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस को जिस मतलब जो रिएक्शन हो रहा है उसको भी हम कहाँ पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। फोटोसिंथेसिस का मतलब रिएक्शन तो मुख्तलिफ स्टेप्स में हो रहा है, लेकिन हम शॉर्टकट लिखेंगे कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और रूट से पानी आते हैं, और क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज C6H12 और प्लस ऑक्सीजन गैस बना लेता है। तो इस रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, इस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है कि ये किस तरह हो रही है, ऑक्सीजन किस तरह आता है, और पानी कहाँ से आता है, और किस तरह मिल जाते हैं, उसमें किस तरह बॉन्ड बन जाते हैं, और किस तरह बॉन्ड टूट जाते हैं। तो इन सब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर ये केमिकल रिएक्शन किसी जानदार चीज में हो रही हो तो हम इसको फिर बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो बायो का ताल्लुक है वो और ब्रांचों के साथ बहुत अहम होता है, और बायो उसके बगैर अधूरी होती है। तो नेक्स्ट ब्रांच पर आएंगे जिसको हम बायोमेट्री भी कह सकते हैं या बायोमैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। ये भी नाम से जाहिर है कि अगर हम सिंपल मैथ को पढ़ते हैं तो हम उसको मैथमेटिक्स कहते हैं, लेकिन अगर वही मैथ के कानून या टूल्स जितने भी मैथ वालों ने बनाए हुए हैं अगर हम उसको जानदारों के लिए यूज करें तो उसको फिर हम बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं।
तो डिफिनेशन लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय यूजिंग द मैथमेटिकल टूल्स एंड और इक्वेशन। कि हम जब मुतालिया करते हैं जानदारों के मुख्तलिफ प्रोसेस के बारे में, कि हम जब यूज करते हैं मैथमेटिकल टूल्स, आलात यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, या मुख्तलिफ इक्वेशन मैथ की यूज करते हैं, तो फिर हम इसको कहाँ पर पढ़ेंगे, बायोमेट्री या बायोमेट्रिक्स से पढ़ेंगे। जैसे मुख्तलिफ ग्राफ्स आते हैं कि जितने भी ग्राफ्स बने हुए होते हैं वो मैथ के होते हैं। तो अगर वही ग्राफ को हम यूज करें जानदारों में, या जानदारों की मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स है उनको मालूम करने के लिए, या उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, तो फिर हम कहाँ पे पढ़ेंगे, बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स में। अब फर्स्ट करें, मैंने एक ग्राफ बनाई हुई है कि अगर खुराक आबादी बढ़ती गई पीपल की, लोगों की, तो खुराक की कमी हो जाएगी। मतलब ये ग्राफ है, ग्राफ में हम पढ़ते हैं किसका, जानदारों का, क्योंकि पीपल क्या है, लोग, मतलब लोग जानदार है। तो हम इस ग्राफ में जानदारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मैथ का एक टूल है जो हम यूज कर रहे हैं किसी जानदारों की प्रोडक्ट या मुख्तलिफ उसके रोशे जो होते हैं उसको मालूम करने के लिए। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ अब हम पढ़ेंगे ये बायोमेट्री या मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे। अगर सिंपल ग्राफ होता, मतलब हम जानदार के बारे में मालूम नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर हम इसको सिंपल मैथ में पढ़ते थे। या हम जो मुख्तलिफ कैलकुलेशन हम यूज करते हैं, मतलब मुख्तलिफ आप टेस्ट करवाते हो, तो उसमें मतलब आप काउंट करते हो आरबीसीज कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, या हीमोग्लोबिन कितने मौजूद है, जितनी भी चीजें, ग्लूकोज की लेवल कितनी है, तो वो कैलकुलेशन भी सारे मैथ वाले करते हैं। मतलब मुख्तलिफ जो मैथ के इक्वेशंस होते हैं या फार्मूलाज होते हैं उसको यूज करते हुए। या मतलब बायो का एक ब्रांच जिसको हम जेनेटिक कहते हैं, जेनेटिक में ये मैथ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि जेनेटिक में तभी आप किस तरह प्रोडक्ट, मतलब और प्रोडक्ट हम उससे बनाएंगे, किस तरह तो विराट लाएंगे, तो वो मतलब जितने भी कैलकुलेशन है वो जेनेटिक में भी हम बायोमेट्री या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। जो दूसरा जो है वो बायो जियोग्राफी, जिसको हम बायो जियोग्राफी कहते हैं। बायो नाम से जाहिर है लिविंग, जो जियोमिन जमीन। तो इसमें हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी दुनिया में जितनी भी जानदारों की तकसीम हुई है, कि कौन सा जानदार कहाँ पर मौजूद है और कौन सा जानदार कहाँ पर मौजूद नहीं है, कौन सा जानदार कहीं पर क्यों मौजूद है, इन सब को पढ़ने के लिए हम बायो जो पढ़ते हैं, बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। जियोग्राफी में मतलब जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन या लिविंग की हो चाहे नॉन लिविंग की हो वो पढ़ते हैं। लेकिन अगर जानदारों की बात आ जाए तो फिर हम इसको बायो जियोग्राफी में पढ़ेंगे। फर्ज करिए कोई जानदार यहाँ पर रह रहा था, उसने माइग्रेशन की, यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर उसने अपनी पॉपुलेशन बना ली। क्यों आया, मतलब इसका रीजन जानने के लिए, और यहाँ पर सेटल हुआ, इसने माइग्रेशन की, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। या फर्ज करिए बहुत सी मतलब ऐसे चीजें होते हैं जो कहीं पर पाए जाते हैं और कहीं पर नहीं पाए जाते हैं। फर्ज करें जो कैंगरू होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत से कंट्री में वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब पढ़ने के लिए हम मतलब जब इनके बारे में जानने के लिए हम इसको बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। यह सिंपल मिसाल मतलब हम अपने इलाके की, अपने मुल्क की दे सकते हैं कि फर्ज करें पंजाब में क्या होता है कि मैंगो के दरख्त होते हैं, लेकिन मतलब बलूचिस्तान या किसी ऐसे इलाके में वहां पर मैंगो के दरख्त नहीं उगते हैं। तो ये भी एक जानदारों की, मतलब खुदे जो भी जानदार है, ये भी एक जानदारों के हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि वहां पर उग सकते हैं, यहाँ पर नहीं उग सकते हैं, उसके मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। या फर्ज करें जो अलमोन बादा का दरख्त होता है वो फिर बलूचिस्तान में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब में वहां पर नहीं हो सकता है। तो ये इसका मतलब मेन पॉइंट ये है कि बायो जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि जानदारों को हम किस तरह मतलब मुख्तलिफ इलाकों में डिवाइड किए हुए हैं, किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर, तो इनके बारे में स्टडी करना, मुतालिया करना या जानना, इसको हम किस में पढ़ते हैं, बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो इससे भी जाहिर हुआ कि बायो जियोग्राफी के बगैर हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप जियोग्राफी के बारे में जानोगे, उसके बारे में आपको मुतालिया होगा, तो फिर आप किसी जानदार को किसी जियोग्राफिक रीजन में उसको डिवाइड कर सकते हो और उसके बारे में आसानी से जान सकते हो।
जो लास्ट है उसको हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहते हैं मईशत को। अगर आप वैसे मईशत के बारे में जानते हो, मतलब मालूम करना चाह रहे हो या उसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, तो उसको हम सिंपल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स मईशत में आप जानदार को यूज कर रहे हो तो फिर हम इसको बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम किसी जानदार को यूज करें किसी माशी मतलब नुक्ते की नजर से या माशी पॉइंट ऑफ व्यू की, तो हम इसको फिर बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फर्ज करें, मतलब अगर आप बेसिक सिंपली इकोनॉमिक्स को पढ़ेगा, अगर आप फर्ज करें बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी भी बिजनेस को आप उसको ग्रो करना चाह रहे हो, तो आप किसी इकोनॉमिक्स वालों से पूछोगे कि ये बिजनेस में शुरू कर रहा हूँ या ये दुकान में खोल रहा हूँ, मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो वो कितना प्रॉफिट मुझे देगा, मतलब उससे मुझे प्रॉफिट होगी या नहीं होगी। तो ये इन चीजों को मालूम करने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं किसी जानदारों से, मतलब हम अपने मैशत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने मैशत को बिजनेस को बना रहे हैं, तो फिर हम इसको बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीट गंदुम को उगा रहे हो तो आप मतलब पहले ये मालूम करोगे कि अगर मैं इतना गंदुम पर इन्वेस्ट किया, क्या इतना बेनिफिट वो वापस मुझे देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो आप फिर उगाओगे, अगर वो इतना मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट से उसका जो बेनिफिट था वो कम था, तो फिर आप गंदुम को मतलब नहीं उगाओगे। या फिर आप मतलब जो मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म होते हैं या डेयरी फार्म होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर आप को ये पोल्ट्री फार्म आप खोलना चाह रहे हो तो आप पहले बायो इकोनॉमिक्स मतलब उनसे पूछोगे कि ये मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन पर, क्या ये मुझे इतना फायदा दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर दे सकता था तो वो बोलेंगे कि आप बिल्कुल आप इसको खोल सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि कॉस्ट और लॉस को मालूम करना है कि एक जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको लॉस होगा या मतलब या बेनिफिट होगा, फायदा होगा। तो इन सब को पढ़ने के लिए हम किस में पढ़ते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में, कि उसकी मतलब प्रॉफिट कितनी होगी और इसको लूज कितना होगा। तो इन सब चीजों के बारे में हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये हुआ आज का हमारा लेक्चर, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस हमने पढ़ी। तो अगर कुछ समझ आया या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।